नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे और 10 मार्च को बहुत कुछ तय होगा। 10 मार्च को तय होगा कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या रहेगा। 10 मार्च को तय होगा कि अखिलेश यादव क्या जीतते जीतते भी चुनाव हार जाएंगे या चुनाव मामूली अंतर से निकाल लेंगे। 10 मार्च को तय होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी का जो गठन किया उससे वो नुकसान में रहे या फायदे में रहे। कुल मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से 4 में बीजेपी सत्ता में है, 1 में कांग्रेस है। 10 मार्च को ही 18 करोड़ वोटर ये तय करेंगे कि देश की राजनीति की दशा दिशा क्या होगी। इन चुनाव के बाद राष्ट्रपति चुनाव भी है और राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी क्या अपने दम पर अपने उम्मीदवार को अपने हिसाब से राष्ट्रपति बना पाएगी या नहीं, या उसे दूसरी पार्टियों का सहयोग लेना पड़ेगा, ये भी 10 मार्च को बहुत कुछ तय होगा। इन चुनाव के बाद में कांग्रेस के अंदर उनके अध्यक्ष का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि राहुल गांधी की ताजपोशी एक बहुत अच्छे और खुशनुमा माहौल में होगी या गमगीन माहौल में होगी। ये चुनाव तय करेगा कि इस साल विपक्ष की धुरी क्या कांग्रेस फिर से बनेगी या विपक्ष और ज्यादा बिखर जाएगा। ये चुनाव तय करेगा कि ममता बनर्जी क्या और उग्र रूप में सामने आएंगी और कांग्रेस के खिलाफ जिस ढंग से वो बयानबाजी करती रहेंगी उसमें और ज्यादा इजाफा होगा, या फिर इन चुनाव के नतीजे आने के बाद वो मानकर चलेंगी कि कांग्रेस के बिना विपक्ष एक नहीं हो सकता और कांग्रेस ही धुरी रहेगी। मोटे तौर पर आपको चिंता ज्यादा होगी कि 5 राज्यों में क्या होगा। तो यूपी की बात करते हैं। यूपी में कुछ महीने पहले बताया जा रहा था कि बीजेपी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस बीच फासला अखिलेश यादव ने तेजी से कम किया है। दरअसल यूपी में मुकाबला योगी और अखिलेश या बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ना होकर मोटे तौर पर 2 गठबंधनों के बीच में है और फासला 4% और 5% तक सिमट कर रह गया है। ऐसे में अगले 1 महीने में जो पार्टियां कम गलती करेगी वो चुनाव निकालने की स्थिति में रहेगी। जाति के आधार पर चुनाव हुआ तो अखिलेश को एज होगा और अगर धर्म के नाम पर चुनाव हुआ तो स्वाभाविक है कि बीजेपी को एज होगा। बड़ी चीज है कि 25% वोटर ने तय नहीं किया है कि वो किसे वोट देगा। ये 25% वोटर बहुत ज्यादा डिसाइडिंग होगा। इसके अलावा जो लाभार्थी हैं, जो अतिरिक्त गरीब एक क्लास बन गई है, जो बहुत एक्सट्रीम गरीब, एक्सट्रीम पुअर की क्लास है, ऐसी क्लास जिनको कोरोना काल में 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है और अब तो जिन थैलों में मिल रहा है उस पर मोदी जी की तस्वीर भी रहती है। तो ये वोटर जाति में बंध जाएगा और उसके हिसाब से वोट करेगा या फिर जाति से उठकर अन्नदाता जो है उसका, आप समझ गए मैं कहां किस तरफ इशारा कर रहा हूं, उसको वोट देगा। इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। योगी के लिए कहा जा रहा है कि 250 से ज्यादा सीटें आई तो योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, 210 208 सीटें आई तो कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। मुझे जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि चाहे 204 सीटें आई चाहे 240 सीटें आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे जब तक कि कोई मेजर उथल पुथल बीजेपी आला कमान और संघ के बीच में नहीं होती। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आज की तारीख में कांग्रेस आगे दिखती है, साफ साफ आगे दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी कितना मदद कर पाएगी बीजेपी का चुनाव मैदान में उतरकर, यानी कांग्रेस का वोट काटकर या एंटी बीजेपी वोट अपनी झोली में डालकर, यह देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बीजेपी कमजोर विकेट पर उत्तराखंड में आज की तारीख में दिखाई दे रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहले तक थोड़ा आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री के पंजाब दौरा और सुरक्षा में चूक और उसके बाद मुख्यमंत्री चन्नी का जो दलित मुख्यमंत्री हैं उनका पंजाबियत की बात उठाना, पंजाबियों की अस्मिता की बात उठाना, वो एक जो फैक्टर है वो लगता है कि कुछ डिसाइडिंग हो सकता है और उसके कारण कांग्रेस को एज मिल सकता है। हालांकि पंजाब में स्थिति ये हो गई है कि अब आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, अकाली दल है, कैप्टन और बीजेपी है, चढ़ूनी का किसान की पार्टी है, राजेवाला की किसान की पार्टी है, यानी 5-5 धड़े आ गए हैं और ऐसे में रायता फैल गया हम कह सकते हैं और त्रिशंकु विधानसभा की भी नौबत आ सकती है। गोवा के अंदर बीजेपी पिछली बार भी
कांग्रेस के मुकाबले 4 सीटें कम जीती थी लेकिन सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। उसके बाद से बड़ा बिखराव आया है। और गोवा की सबसे बड़ी बात है कि गोवा में आयाराम गयारामों की कोई कमी नहीं है। 40 की विधानसभा है और 40 के 40 विधायक ऐसे हैं जो ऑन एवरेज 5 या 6 बार दल बदल चुके हैं। ऐसे में वहां आम आदमी पार्टी का पूरे दमखम के साथ खड़े होना और ममता बनर्जी का खड़ा होना, ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। ये दोनों पार्टियां नहीं होती और कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच में मुकाबला होता तो मैं बड़ी आसानी से कह देता कि कांग्रेस को एज है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी तब ये भी नहीं कहा जा सकता था। लेकिन आज की तारीख में लगता है कि कांग्रेस अगर गोवा में हारी, जिसकी चांस आज की तारीख में कुछ ज्यादा लग रहे हैं, तो उसकी बड़ी वजह आम आदमी पार्टी और ममता होंगी। हो सकता है आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी को सीटें कम मिले, हो सकता है ममता बनर्जी को सीट 0 मिले, लेकिन कांग्रेस की संभावित हार में उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों कड़े मुकाबले में है, टक्कर में है। पिछली बार भी 60 की विधानसभा है जिसमें कांग्रेस ने करीब 27 सीटें जीती थी। जीत के लिए 4 सीटें और चाहिए थी। बीजेपी ने शायद 23 सीटें जीती थी, 8 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, लेकिन बीजेपी बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गई थी। वहां भी दल बदल और ये सारी चीजें और छोटी पार्टियां स्वाभाविक रूप से उस पार्टी का साथ देती है जिस पार्टी की केंद्र में सत्ता हो। तो कुल मिलाकर कहानी आज की तारीख में ये लग रही है, लेकिन ये सिर्फ आज की तारीख में है। अब होता क्या है कि चुनाव की घोषणा या चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद एक चरण पूरा होता है। इसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा होती है। उम्मीदवारों की जब घोषणा होती है तो हर पार्टी में थोड़ी टूट फूट होती है, थोड़ा असंतोष होता है, थोड़ी नाराजगी होती है। कुछ लोग बागी हो जाते हैं, कुछ लोग घर बैठ जाते हैं, कुछ लोग अपनी ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वही पार्टी कड़े मुकाबले में चुनाव निकाल सकती है जो बगावत पर उतरे नेताओं की संख्या कम करे, रूठे हुए नेताओं की नाराजगी को दूर करे और उनको अपने खिलाफ कम से कम काम करने से रोके। तो ये एक दूसरा चरण है जो इंपॉर्टेंट रहेगा और उसके आधार पर हम तय कर पाएंगे कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है या कौन सी पीछे। आज की तारीख का जो बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।